ओके ओके ओके, बैठ जाइए बच्चों जल्दी से, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। क्या हाल चाल बच्चों? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय हो। चलिए, तो बच्चों कल मैंने आपको कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उसकी डीपीपी सॉल्व कर ली होगी। की है बच्चों कुछ सवाल डीपीपी से कंस्ट्रेंड मोशन के? ठीक है, हो रहे थे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑल गुड बेटा। व्हाट अबाउट यू? हाँ, तो बच्चों डीपीपी सॉल्व करी? कौन से नंबर की डीपीपी थी? 6 नंबर की। बच्चों होमवर्क होता है ना रेगुलरली, जैसे कुछ बोला जाता है तो? क्योंकि कल ही मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग अगर सॉल्व कर लेते उसको तो एक बार प्रैक्टिस हो जाती जो आपने क्लास में पढ़ा था उस चीज की। बोलिए बेटा। ठीक है ठीक है। चलिए तो वर्क एनर्जी एंड पावर बच्चों, आज पहला क्लास होगा इसका। फोर्स के हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। सर्कुलर मोशन इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब वर्क एनर्जी पावर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे तो सर्कुलर मोशन सब कुछ है ना, उसकी काइनेमेटिक्स, उसका डायनेमिक्स और वर्टिकल सर्कुलर मोशन सारा एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो पहला सेशन है बच्चों आज वर्क एनर्जी एंड पावर का, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो डिस्कशन करेंगे बच्चों हम लोग क्लास में, वो मेनली वर्क के बारे में होगा। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग वर्क के बारे में बच्चों बात करेंगे आज, है ना, और डिफरेंट फोर्सेस से वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर डिस्कशन होगा। तो बिना किसी देरी के गुड मॉर्निंग, शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों में से कोई अगर मुझे इनपुट देना चाहे कि सर वर्क का मतलब ये होता है ना, तो आप लोग बच्चों शुरुआत कर सकते हैं। कोई बताना चाहे कि वर्क सर ये होता है, ऐसे कैलकुलेट होता है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलिए बेटा। हाँ, कुछ नहीं बेटा, अभी पहली ही स्लाइड लगाई है मैंने। अभी वर्क के बारे में कर रहे हैं। चलिए सूरज जी बताइए वर्क क्या होता है। हाँ बोलिए बेटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके। डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है गुड। और हाँ बोलिए बेटा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। चलिए, तो काफी हद तक बच्चों आप सबने बताया, काफी अच्छा लगा, है ना। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स सही थे, कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक्स थे तो मैं उसको सही कर देता हूं। बच्चों देखिए, जो वर्क टर्म हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, ये हमारे डे टू डे लाइफ के वर्क से बहुत अलग है। ठीक है, फिजिक्स में जो वर्क पढ़ेंगे उसमें फोर्स होना चाहिए और उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स नहीं लग रहा, या फिर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको वर्क कैलकुलेट या वर्क नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वर्क डन जीरो है। अब डे टू डे लाइफ से बच्चों कैसे अलग है ये भी थोड़ा सा आप समझ लो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, वो अपना टेबल चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं। अब वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, किसी चीज को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन जीरो है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन जीरो है। ठीक है, तो फिजिक्स का वर्क डन तभी माना जाएगा जब फोर्स लग रहा हो और उस फोर्स की वजह से जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तभी हम लोग वर्क कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है, तो बच्चों वर्क इज डिफाइंड एज, हम लोग डे टू डे लाइफ वाले वर्क की बात नहीं कर रहे बच्चों, फिजिक्स के वर्क की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में हम लोग वर्क डिफाइन करते हैं W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S, है ना, F डॉट S। तो बच्चों इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस है, जैसे कि बच्चों वेक्टर F का मतलब हो गया फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, इस S जो है बच्चों, थोड़ा इसकी डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से। इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बच्चों इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जो एफ है यहाँ पे वेक्टर एफ दैट इज फोर्स जो लग रहा है, और एस है बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो या ना हो, क्या चीज डिस्प्लेस होना चाहिए, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेस होना चाहिए बस। तो बच्चों एफ डॉट एस, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे है ना, तो ये बन जाएगा बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, इसमें बच्चों थीटा होता है वेक्टर एफ और वेक्टर एस के बीच का एंगल, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस। अच्छा बच्चों ये जो फॉर्मूला मैंने ये दोनों लिखे हैं दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल है तो उसको कैसे डील करेंगे वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये फॉर कांस्टेंट फोर्स है। उसके अलावा देखिए बच्चों क्या क्या चीजें ध्यान देने लायक है। एफ डॉट एस तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों जो वर्क होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यूनिट बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है वर्क डन की, बता दो जल्दी से, सबको पता होगा, जूल। बिल्कुल। एक और यूनिट होती है बच्चों, वैसे तो हम लोग बहुत सारी यूनिट की बात करेंगे, एक सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है, हाँ आप इसको बोल सकते हो न्यूटन इंटू मीटर, है ना। वर्क डन देखो बच्चों यहां से आप देख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो, सीजीएस सिस्टम में अर्ग होती है। ठीक है, और डायमेंशंस क्या हो जाते हैं बच्चों वर्क डन के, ml2, बिल्कुल ml2 t माइनस, ये डायमेंशन हो जाते हैं वर्क डन के। चलिए बच्चों बस इसका ही इतना ही थ्योरी है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स कुछ डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता। ये जो फॉर्मूला लिखा है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है, वेरिएबल फोर्स के लिए मैं अभी बताऊंगा आपको। तो जो ये जो चीजें लिखी है ना, ये जो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस और एफ एस कॉस थीटा दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स अभी आगे आने वाले समय में डिस्कशन करें। लिख लिया बच्चों ये सब आपने, लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक, ओके बोलिए। जी जी, हाँ तो वर्चुअल वर्क मेथड से कर सकते हैं ना, आपके डीपीपी में भी सवाल है शायद वो, है ना, किए आप डीपीपी उसमें सवाल है ये, वो कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं, वर्क आप वर्चुअल वर्क मेथड से कर सकते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड से कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इधर है तो देखिए इस तरह से टेंशन लगेगा, ठीक है, हाँ तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मान लीजिए इधर है कुछ, और इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, तो यहाँ पे वर्क डन प्लस ये वाला वर्क डन बराबर 0 कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, सबने नोट कर लिया बच्चों ये, ठीक बच्चों मैं कुछ, हाँ हाँ ठीक बच्चों अब मैं आपको कुछ केसेस दूंगा, आपको बताना है कि वर्क डन 0 है नॉन 0 है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है वर्क डन। देखिए जैसे बच्चों एक दीवार है, ठीक है, वॉल है, और ये बिल्कुल बच्चों आपको मानना है कि ये जो दीवार है ये एकदम फर्म है ना, रिजिड है, मतलब इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती दीवार में, और आपने इसकी तरफ एक बॉल फेंकी है, ठीक है, और ये बॉल है स्पॉन्ज बॉल है, यानी बच्चों ये फ्लेक्सिबल है बॉल, तो आपने इसको फेंका
तो क्या होगा कि ये बॉल पहले सर्कुलर शेप में है, जैसे जैसे वॉल के साथ कांटेक्ट में आएगी बच्चों इसका शेप चेंज होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसे जाएगी और फिर धीरे-धीरे ये डिफॉर्म होगी और फिर फॉर्म लेके वापस आएगी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप सारे समझ गए क्या होगा? ये मान लीजिए हाँ, आपने इधर बॉल को फेंका तो बॉल जब जैसे-जैसे दीवार के साथ कांटेक्ट में आएगी ये डिफॉर्म होगी, ठीक है? तो मान लीजिए बच्चों ये कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो रही है। तो बच्चों नॉर्मल लग रहा है, ये डिफॉर्मेशन इसलिए आ रहा होगा क्योंकि वॉल जो है बॉल पे नॉर्मल लगा रही होगी और इस वॉल पे नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर कुछ इस तरह से बनेंगे। तो मेरा सवाल बच्चों आपसे ये है कि ये जो नॉर्मल है, ये दीवार पे कोई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है दीवार पे? क्यों नहीं कर रहा बेटा? दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, फोर्स तो लग रहा है बेटा लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो वर्क डन बाय दिस नॉर्मल ऑन वॉल इट विल बी 0। समझ में आई बच्चों बात? एक और केस लेते हैं, इसमें देखिएगा ये जो दीवार है बच्चों ये स्पॉन्ज की बनी हुई है, ठीक है? मतलब ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है? और आप इसकी तरफ एक स्टील बॉल फेंकते हो, ठीक है? एक स्टील की जो बॉल है वो स्टील बॉल जाके दीवार की तरफ फेंकते हो और दीवार से जाके लड़ती है। तो बच्चों स्टील बॉल लेने का मेरा केवल लॉजिक ही है कि आप इसको एकदम रिजिड मानिए कि स्टील बॉल अपना शेप नहीं चेंज करेगी और ये जाके दीवार से लड़ेगी। तो देखिए बच्चों कुछ सिचुएशन ऐसी होगी जब बॉल जो है दीवार के साथ कांटेक्ट में होगा तो कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, है ना? और यहाँ पे आपका बॉल होगा, ठीक है? तो यहाँ भी बच्चों वैसे सिचुएशन होगी, एक तो नॉर्मल लग रहा होगा दीवार पे और उसका रिएक्शन आ जाएगा बॉल पे, ठीक है? तो मुझे बताइए बच्चों कि इस बार ये जो दीवार पे नॉर्मल लग रहा है इसका वर्क डन होगा या वर्क डन नहीं होगा? होगा क्या नहीं होगा? होगा। और जो नॉर्मल लग रहा होगा बॉल पे, ठीक है? इस पे तो ठीक है, इस बार दीवार पे वर्क डन होगा क्योंकि जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो उस पे वर्क डन होगा। जो नॉर्मल बॉल पे लग रहा है उसका कुछ वर्क डन होगा या नहीं होगा? जो बॉल पे लग रहा है वो होगा कि नहीं होगा? होगा लेकिन नेगेटिव में, या नहीं होगा बच्चों? ठीक है, चलिए मैं थोड़ा समझाता हूं इसमें। तो पहला जो आपने आंसर किया, देखिए यहां पे जो वॉल वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द वॉल वो होगा, ठीक है? वो नॉन जीरो होगा, कुछ वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब अच्छा जो बच्चों देखिए जो स्टील की बॉल पे नॉर्मल लग रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, होगा क्या जैसे स्टील बॉल जैसे ही कांटेक्ट में आएगी, ठीक है? तो नॉर्मल जो है स्टील बॉल पे लगना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे ही कांटेक्ट पे आएगी मतलब ये सिचुएशन होगी, अभी प्रेस नहीं किया है उसने दीवार को लेकिन बस ये सिचुएशन आई है, जस्ट टच कर रही है। तो जस्ट टच करने वाली सिचुएशन में बच्चों जो है स्टील बॉल मतलब जैसे टच कर रही है और उसी टच करते ही नॉर्मल आ जाएगा। फिर जैसे जैसे उसको प्रेस करेगी नॉर्मल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? और नॉर्मल किस पॉइंट पे लग रहा होगा? बॉल के इस वाले पॉइंट पे लग रहा होगा नॉर्मल, जो उसके साथ दीवार के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है? अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो ये बॉल आगे बढ़ेगी, तो ये वाला पॉइंट जो है बॉल पे वो भी आगे बढ़ेगा। बोलिए ठीक है ना? तो इस पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है? और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो आगे की तरफ है, तो फोर्स इधर है, इस पॉइंट पे फोर्स जो है वो इस तरह से लग रहा है नॉर्मल, और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, ठीक है? तो इस वाले केस में जो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द बॉल होगा वो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि बेटा देखिए फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अभी थोड़ा सा आपको नेचर ऑफ द वर्क डन समझाऊंगा तो बताऊंगा कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो जो दीवार पे नॉर्मल वर्क कर रहा होगा वो तो पॉजिटिव होगा, बोलिए ठीक है ना? और दीवार पे जो कर रहा होगा तो पॉजिटिव होगा और जो बॉल पे कर रहा होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया हो कि ऑब्ट्यूज एंगल हो अगर इन दोनों के बीच में तो वर्क डन नेगेटिव होता है और एक्यूट एंगल हो तो पॉजिटिव होता है। बोलिए ठीक है? हाँ हाँ, कॉस थीटा से अपन डिसाइड कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है बच्चों? तो एक एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल
और बच्चों आपको ये वाला एग्जांपल लिखना है, ठीक है, ये वाला स्टील बॉल को आप स्पॉन्ज वॉल पे फेंक रहे हो, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द वॉल एंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द बॉल, दोनों चीजें आपको डिस्कशन करनी है। एग्जांपल नंबर 2, एक स्टील बॉल को स्पॉन्ज की वॉल पे फेंका है, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द वॉल, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द बॉल। बोलिए क्या क्या, कौन सा वाला? देखिए अगर दीवार पे टकरा रही है ना बॉल, ठीक है, तो चूंकि ये स्टील की बॉल है, हम ये मान के चलेंगे ये शेप अपना चेंज नहीं कर रही है, ये अपना शेप रिटेन करते हुए बॉल जो है वो दीवार को आगे की तरफ धकेल देगी। तो जो दीवार पे नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, तो नॉर्मल भी इस तरफ है और दीवार का डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो जो नॉर्मल दीवार पे वर्क करेगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी। अगर आप देखो तो दीवार जो बॉल पे फोर्स लगाएगी वो पीछे की तरफ लगा रही नॉर्मल, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे नॉर्मल लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो नॉर्मल पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो यहाँ पे भी नॉन जीरो वर्क होगा और निगेटिव होगा। तो जो दीवार पे वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, जो बॉल पे वर्क होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, नॉर्मल से। मैं बताता हूँ, पहले आप ये वाला एग्जांपल लिख लीजिए, फिर वो वाला एग्जांपल लिख। मैं बताऊंगा अभी आपको, आप अभी फिलहाल के लिए बस लिख लीजिए, अभी मैं अगला डिस्कशन वही है कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं। फिलहाल के लिए बस, अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ में आ रहा तो केवल इतना लिख लीजिए, दोनों केसेस में नॉन जीरो वर्क होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मत लिखिए, नॉन जीरो लिख लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा 2 मिनट बाद तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों ये वाला एग्जांपल आपको लिखना है जहां पे स्पॉन्ज बॉल को आप रिजिड दीवार पे फेंक रहे हो, और इसमें लिखिए कि दोनों नॉर्मल का मतलब दीवार पे जो नॉर्मल है उसका भी वर्क डन जीरो होगा, और जो बॉल पे नॉर्मल है उसका भी वर्क डन जीरो होगा। इसका लॉजिक मैं बच्चों बता देता हूँ, देखिए दीवार तो डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो उसका तो होना ही है जीरो। अब देखिए जो पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, जैसे ये बॉल है, ये वाला पॉइंट कांटेक्ट में आया दीवार के साथ, तो इस पे नॉर्मल इस तरह से कुछ लगने लगेगा। लेकिन बच्चों देखिए ये जो पॉइंट है ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, बॉल अपना शेप चेंज करती जा रही है, पर ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है। मुद्दा यही है बच्चों कि जब भी आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको वो फोर्स लिखना है जो लग रहा है पॉइंट पे, और डिस्प्लेसमेंट शुड बी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसको कितना डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के डिस्प्लेसमेंट को देखना है। तो बच्चों यहां पे दोनों मतलब दीवार पे नॉर्मल जीरो वर्क करेगा, और जो नॉर्मल बॉल पे लग रहा होगा उसका भी वर्क डन जीरो आएगा। तो इसमें बच्चों दूसरे एग्जांपल में वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन वॉल एंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द बॉल, बोथ विल बी जीरो। बोलिए बेटा। देखिए पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जैसे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए कि एक दीवार है, और दीवार से एकदम सट के हम लोगों ने मान लीजिए कि स्पॉन्ज की, ये स्पॉन्ज का कुछ रख दिया है, ठीक है, ये दीवार है और उसके जस्ट बगल में एक स्पॉन्ज का आपने कुछ ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। अब आप क्या किए, आप इधर से फोर्स लगा दिए, ठीक है, इधर से फोर्स लगा दिए। अब बेटा आप अगर इधर से फोर्स लगाओगे तो स्पॉन्ज का जो ब्लॉक होगा उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब ये ब्लॉक एज इट इज मूव कर जाएगा या ब्लॉक नहीं मूव करेगा, केवल इसका शेप बदल जाएगा। क्या होगा,
अगर आप इधर से फोर्स लगाओगे तो शेप बदलेगा, राइट? तो जैसे आप, हाँ, जैसे यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो ये वाला जो जहां जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो वो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? ठीक है, डिफॉर्म हो जाएगा वहां से। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आप जैसे आपने फोर्स लगाया तो वो ऐसा कुछ डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो पहले यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, बोलिए ठीक है ना? तो तो क्या यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। मानते हो बच्चों? क्लियर है नहीं है? लेकिन अगर आप एज अ होल देखो तो क्या स्पॉन्ज डिस्प्लेस हुआ है क्या? स्पॉन्ज तो वहीं का वहीं है, बस उसका शेप चेंज हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? शेप चेंज हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वर्क डन कैलकुलेशन में आपको पूरा फोकस रखना है कि डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जहां पे फोर्स लग रहा है। अब हालांकि यहाँ पे देखो तो स्पॉन्ज ब्लॉक पूरा तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया वही बस डिस्प्लेस हो रहा है, तो भी हम यहाँ पे वर्क डन बोलेंगे, भले ही स्पॉन्ज डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के डिस्प्लेसमेंट को हम लोग काउंट करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट वाले में नहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए ये जो पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देखो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये कहाँ जा रहा है? ये तो वहीं रह रहा है ना, दीवार के साथ ही बॉल का अटैचमेंट है, ठीक है? बॉल पूरी अपनी शेप गेन करेगी और जब बाहर निकलेगी तब दीवार, तब जो है बॉल का पॉइंट डिस्प्लेसमेंट होना शुरू करेगा, तब तक नॉर्मल नहीं लगना, नॉर्मल लगना बंद हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह का एक एग्जांपल स्प्रिंग वाला भी होता है। जैसे मान लीजिए एक दीवार है और दीवार से आपने लगा दिया स्प्रिंग। अब आप स्प्रिंग पे जो है, इस पॉइंट पे स्प्रिंग के इधर इसको खींचना शुरू कर देते हैं फोर्स लगा के, स्प्रिंग को ये पॉइंट खींच के फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो बताइए वर्क डन होगा या नहीं होगा? जब आप स्प्रिंग के इस एंड को खींच रहे होंगे इस तरह से, तो ये फोर्स कुछ वर्क करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगा के मान लीजिए आपने खींच दिया, और मान लीजिए जो है ये एस यूनिट आपने उसको खींच दिया, तो आपने तो वर्क किया ना यहाँ पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और उसको डिस्प्लेस कर दिया। बोले ठीक है। लेकिन बच्चों स्प्रिंग तो मूव नहीं करी ना, स्प्रिंग तो वहीं पे है। बोलिए। स्प्रिंग नहीं मूव करी, बस उसका एक पॉइंट आगे बढ़ गया। तो हमें जब भी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पे ध्यान रखते हैं, और उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट है उस पे ध्यान रखते हैं। ऑब्जेक्ट मूव करे एज अ होल नहीं मूव करे, वो बात की बात है, उस पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उस पे ध्यान रखते हैं। मेरी बात क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट आपको उस पॉइंट का नोट करना है जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा नेचर ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं, है ना? तो देखिए बच्चों, वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है? जो वर्क डन है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। कोई बच्चों ऐसी सिचुएशन बताइए जहां पे वर्क डन जीरो हो, कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे वर्क डन, हाँ हाँ, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए बच्चों, जैसे वर्क डन जीरो का केस देखिए, समझिए, जैसे यहाँ पे जो वेट है सामान का वो नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है। अब इस सामान को लेके कोई बंदा आगे जा रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय वेट इन दिस केस विल बी जीरो। तो बच्चों वर्क डन जीरो भी होता है। अब वर्क डन जीरो होने के लिए कुछ भी हो सकता है बच्चों, तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो फोर्स जीरो हो जाए, कोई फोर्स ही ना लग रहा हो, या डिस्प्लेस फोर्स तो लग रहा हो पर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, फोर्स भी लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, लेकिन एंगल 90 डिग्री हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये सिचुएशन हो जाएगी जहां पे वर्क डन जीरो हो। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप बच्चों के, हाँ नहीं नहीं सुनिए, नहीं 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 नहीं, हाँ, मैं हाँ बिल्कुल, पुली जो है पुली कह रहा हूँ, कुली में फ्रिक्शन लगेगा। एक्चुअली ये कहना बिल्कुल सही बात है कि वर्क डन बाय कुली जीरो होगा, क्योंकि देखिए जो, अगर ये जो पुली है और ये बॉक्स है,
ये कुली क्यों आगे ले जा पा रहा है इसको, क्योंकि जो कुली के सर और जो बॉक्स है उसके बीच में फ्रिक्शन है। तो अदरवाइज अगर मान लीजिए फ्रिक्शन ना होता तो कुली आगे चला जाता, है ना, और वो सामान नीचे गिर जाता, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है। या तो फिर आप ऐसा समझो कि कुली ने इसको हाथ से सामान को पकड़ रखा है और वो आगे जा रहा है। तो अगर सामान को आगे ले जाना है तो कुली को अपने हाथों से फोर्स लगा के उसको ले जाना पड़ेगा, राइट। तो वो भी फोर्स आगे लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो वर्क डन कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, एक और अच्छी चीज आप लोगों ने अच्छे से बताया कि जब भी आप वर्क डन बोलते हो जीरो या नॉन जीरो, तो या तो आप फोर्स का मेंशन करोगे, किस फोर्स का वर्क डन, जैसे यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो होगा, ठीक है। अब चूंकि सामान को आगे खींच के ले जा रहा है ना, कुली, तो वो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा तभी सामान आगे जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कुली के जो फोर्स है उसका कुछ ना कुछ वर्क डन आ जाएगा। तो ये बच्चों वर्क डन जीरो की कंडीशन हो गई। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव भी होगा बच्चों। वर्क डन पॉजिटिव के लिए क्या सिचुएशन होनी चाहिए? हाँ, जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए बच्चों, और जीरो या जीरो से ऊपर होनी चाहिए। बोलिए ठीक है ना? एक्यूट एंगल होनी चाहिए। क्लियर? सही है ना बच्चों? तो तुम्हारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। अच्छा, वर्क डन निगेटिव के लिए क्या कंडीशन है? हाँ, जो वर्क डन हमें पॉजिटिव और वर्क डन हमें निगेटिव लिखना है, तो वर्क डन निगेटिव तब होगा जब थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री से ऊपर हो। क्लियर है क्या बच्चों सबको? यानी ऑप्ट्यूज एंगल हो। ठीक है। अच्छा अच्छा, खैर, तो आप लोग समझ जाओ लॉजिक कि जब भी आपको वर्क डन बताना है बच्चों, तो वर्क डन बाई फोर्स जरूर आप मेंशन करो। जीरो हो सकता है वर्क डन, पॉजिटिव हो सकता है वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है। तीनों सिनेरियो हैं। जैसे निगेटिव वर्क डन, बच्चों एक केस ले लेता हूं सिंपल सा, कि मान लीजिए कोई रफ सरफेस है, आपने उसमें ऑब्जेक्ट को आगे फेंक दिया, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से ब्लॉक आगे जा रहा है, ये रफ सरफेस है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन जीरो, और कुछ वेलोसिटी से ये आगे जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आप मानो कि फ्रिक्शन जो है वो पीछे लग रहा होगा, ठीक है, और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो इस केस में जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, एंगल 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू नेगेटिव। किसी को डाउट कुछ इसमें? मैं इसमें एक पॉइंट बना के आपको लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट लिखिए बच्चों इसमें, नेचर ऑफ वर्क डन, हेडिंग डाल दी सबने? डालिए नेचर ऑफ वर्क डन, फिर मैं इसमें 3 पॉइंट आपको जल्दी से लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट लिखिए, वर्क डन कैन बी, वर्क डन कैन बी जीरो, पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों। पहला पॉइंट हो जाएगा वर्क डन कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, फॉर, फॉर W इज इक्वल टू जीरो, फॉर W इज इक्वल टू जीरो, बच्चों ये चीजें मेंशन कर लीजिए। F जीरो हो जाए या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नॉन जीरो हो, थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो कोई भी इनमें से कंडीशन हो तो वर्क डन जीरो होगा। फिर अगला पॉइंट लिखिए, फॉर पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव
बच्चों कंडीशन ये लिखिए, थीटा शुड बी बिटवीन 0 एंड 90। थीटा शुड बी बिटवीन 0 एंड 90। लिख लिया सबने? ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, फॉर निगेटिव वर्क डन, फॉर निगेटिव वर्क डन थीटा शुड बी बिटवीन 90 एंड 180। लिख लिया बच्चों सबने? ठीक ठीक। बच्चों कुछ बेसिक बेसिक से सवाल करेंगे हम लोग और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा और बच्चों जानकारी देता हूँ मैं आपको। देखिए, जूल आप सारे जानते हो, यूनिट ऑफ वर्क है। 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। ये हम लोगों ने जब यूनिट एंड डायमेंशन किया था तब ये प्रूव भी किया था। और 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल है ना। आप यहाँ से अर्ग की वैल्यू निकालोगे तो 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। उसके अलावा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये केमिस्ट्री में बच्चों ये हो चुका है कि आपको मॉडर्न फिजिक्स में, मतलब केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ लिया क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब? हाँ, तो ये तो आपको दिक्कत तो होगी नहीं बच्चों इसको समझने में, है ना। तो यहाँ पे फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल और 1 जूल बराबर 6.25 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चा जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्ग सारे के सारे वर्क के यूनिट है। उसके बाद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। मेगा का मतलब हो जाता है बच्चों 10⁻⁶ और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इसमें 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻13 आ जाएगा। और 1 जूल बराबर 6.25 इंटू 10⁻12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बच्चों, इसमें से अगर आपको याद रखने के लिए जो सबसे ज्यादा आप लोग को यूज आएगा वो ये आ सकता है बच्चों, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और बाकी इसका इंटर कन्वर्जन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल तो ठीक ही है। साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि 1 जूल बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि आपको वहां कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। तो ये एक याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 10 के पावर 6 से आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरा बच्चों 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वाट आवर ये भी आपकी यूनिट होती है वर्क की। और ये बच्चों जो 1 किलो वॉट आवर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो घरों में हमारे बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें जो यूनिट बोलते हैं ना कि आज 100 यूनिट बिल इलेक्ट्रिसिटी जली है एक महीने में या 200 यूनिट जली है, तो उसमें ये किलो वॉट आवर जो होता है वो हमारा यूनिट होता है, ठीक है। तो किलो वॉट आवर इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1 किलो वॉट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो आप फटाफट से एक बार बच्चों इसको अपने जहां पे भी यूनिट्स हैं एक बार मेंशन कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो वॉट आवर ये सारे के सारे वर्क के ही यूनिट हैं। नहीं नहीं, हॉर्स पावर पावर की। आइए बच्चों कुछ सवाल करते हैं बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे फिर आगे डिस्कशन करेंगे। नहीं लिख पाए? हम्म हम्म। चलिए बच्चों, बच्चों आसान आसान से कुछ सवाल हैं, जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं, बताइए। 60 डिग्री। ठीक। चलिए बच्चों इसको देख लीजिए, सिंपल सा है। बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर
बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 10 मीटर आगे की तरफ जा रहा है along a straight line under the action of force 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वर्क डन इज 25 जूल। तो जो 5 न्यूटन किसी एंगल पे लग रहा होगा, है ना, तो जो वर्क डन लिखते हैं हम लोग लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू है बच्चों 5, एस है 10, कॉस थीटा नहीं पता, और ये वैल्यू बच्चों 25 दे रखी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। बोलिए ठीक है ना बेटा। अगला देखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे याद है सवाल, बोलिए। हम्म देखिए बेटा, उसमें सवाल में बोला है ना कि सीधी लाइन पे चलता है ना, तो जब सीधी लाइन पे बिना टर्न लिए हुए चलता है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा ना, इसलिए। हो गया ये सवाल, ठीक है। वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ओवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। तो बच्चों हर एक फोर्स का वर्क डन बताना है, तो सबसे पहले तो बच्चों आप वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय दिस फोर्स, सारे बताना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी? क्लियर है सबको बच्चों, वर्क डन 0 होगा ग्रेविटी का। लॉजिक क्या है, क्यों 0 होगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होगा। अच्छा, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क डन बाय नॉर्मल? सेम लॉजिक है ना। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसके लिए बच्चों आपको फ्रिक्शनल फोर्स पहले निकालना होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? 40 न्यूटन आए बच्चों सबको। तो चलिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और 5 मीटर, अच्छा ओके ओके। और एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये इतना हो जाएगा -200, है ना, ठीक है। वर्क डन बाय फोर्स कितना आएगा बच्चों केस में? 50 न्यूटन का फोर्स है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो बच्चों 250, 250 जूल आ जाएगा। बोले ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? ठीक है। अगर इस सवाल में पूछ दिया जाए नेट वर्क डन, आप बता दो टोटल वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक बाय ऑल दीज फोर्सेस, तो बच्चों आप, हाँ, 50 जूल हो जाएगा, +50 जूल। दिस इज द टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ऑल कंबाइंड फोर्सेस, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जब किसी ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लग रहा है, एफ लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, वेट लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, 4 फोर्सेस लग रहे हैं, और आपसे वर्क डन पूछ दे, मान लीजिए सवाल में इंडिविजुअल ना पूछे, जैसे इन्होंने तो शायद इंडिविजुअल पूछ दिया, फाइंड द वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स, तो इंडिविजुअल फोर्स पूछ लेगा तो हर एक का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। कई बार सवाल में हो जाएगा नेट वर्क डन पूछ लेगा, तो नेट वर्क डन निकालने का तरीका ये है बच्चों कि या तो आप इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन निकाल के सबको जोड़ दीजिए, चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल आपको जोड़ना होगा, है ना, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो नेट वर्क डन होगा, पहला तरीका जो हम लोगों ने इस सवाल में किया। दूसरा तरीका ये होता है बच्चों कि आप जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस को पहले जोड़ दो, ठीक है। तो सारे फोर्सेस को पहले जोड़ देंगे तो आप एफ नेट निकाल लेंगे, और फिर आप उस एफ नेट का डॉट ले लीजिएगा नेट डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो भी नेट वर्क डन आ जाएगा। तो बच्चों इस वाले तरीके और इस वाले तरीके में आपको अंतर समझ में आ रहा है कि दोनों में अंतर क्या है? ये जो तरीका हम लोगों ने किया है, इसमें क्या किया, हर एक फोर्स का वर्क डन निकाल दिया और फिर टोटल कर दिया। दूसरा तरीका है कि आप सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लो, तो नेट फोर्स आ जाएगा, उस नेट फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का डॉट ले लेना, तो नेट वर्क डन आ जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया है बच्चों, समझ में आया है आपको दूसरा तरीका? पक्का? चलिए अगला एक सवाल करते हैं। हाँ हाँ, बताएंगे बताएंगे, इसका एक एग्जांपल ले लूंगा मैं, नेट एफ नेट डॉट एस का। हम्म चलिए, एक और देखिए बच्चों सवाल, वेक्टर एफ डॉट एस,
हो गया? बच्चों जिनका आ जाए आंसर बता सकते हैं आप। बच्चों ये मुश्किल है क्या सवाल? अभी तक आंसर नहीं आया। कितना आ रहा है? 15। ठीक है। तो हाँ, कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स इन कैरिंग अ पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो बच्चों देखिए, जब भी फोर्स कांस्टेंट होगा आप सिंपल वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस लगाएंगे। तो सब आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा बच्चों। तो 3 माइनस माइनस 2 तो 5 आई कैप आ जाएगा। देखते रहिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो तो बताइएगा। 6 माइनस 1 करेंगे तो हाँ 1। आवाज कम आ रही है। 6 माइनस 1 करेंगे बच्चों तो ये 5 जे कैप आएगा ना। -2 -3 करेंगे तो -5 के कैप आएगा। यही आ रहा था आप लोग को। अब बच्चों वेक्टर एफ हमारे पास दिया हुआ है। वेक्टर एफ बराबर 3i -2j +4k। डॉट प्रोडक्ट बच्चों मैंने आपको बताया था, आई मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 -10 -20 है ना। तो 15 -10 5 5 -20 -15 जूल आएगा बच्चों। आया है तुम लोग कभी? ठीक है। तो डायरेक्ट बच्चों कई बार आपको होगा कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन दी होगी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है एफ डॉट एस। कई बार आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो और आसान हो जाएगा, सीधा सीधा एफ डॉट एस कर लीजिए। एक और सवाल देख लीजिए इसी पे। चलिए, अगला सवाल देखिए बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना आ रहा है बच्चे? 5 जूल आ रहा है। ओके, ठीक है। ओके, अब बच्चों इसमें F1 और F2 की वैल्यूज दे रखी हैं। नेट फोर्स का वर्क डन पूछा है तो F नेट जो है बच्चों इन दोनों का समेशन हो जाएगा। तो 2i + i 3i 3j -2j j और -k +2k। तो बच्चों ये बन जाएगा +k। F नेट इतना आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिएगा तो 1 -0 तो आई कैप आ जाएगा, 1 -0 तो जे कैप आ जाएगा, 2 -1 तो ये के कैप आ जाएगा। एफ नेट डॉट एस करेंगे बच्चों तो 3 + 1 5 जूल आंसर आ जाएगा। तुम लोग कभी आया बच्चों 5 जूल? कितने बच्चों का सही आ गया था 5 जूल? हाथ उठाओ एक बार। ठीक, वेरी गुड। तो बच्चों अगर सिंपल देखा जाए तो ये सिंपल सिंपल सिनेरियोज जिसमें वर्क डन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें सारे फोर्सेज आप देखो तो सारे कांस्टेंट फोर्सेज के वर्क डन है। एक और केस बनता है जिसका मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। नोट हो गया बच्चों ये सबका? ठीक। एक और केस देखिए बच्चों थोड़ा सा। इसको समझने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा वर्क डन की डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा एक बार और समझते हैं। तो वर्क डन बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। अब बच्चों एफ एस कॉस थीटा का मतलब थोड़ा सा आप समझिए कि एक ब्लॉक है,
ठीक है, और वो ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे, उस पे फोर्सेस लग रहे हैं, और फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि मान लीजिए बच्चों ये F है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इट विल बी इक्वल टू Fs cos थीटा। अब बच्चों अगर इसको थोड़ा सा मैं और सेम चीज को दो तरीके से लिख दूं कि एक वर्क डन बराबर लिख दूं मैं F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है, और एक बार ऐसा लिख दूं कि वर्क डन बराबर F cos थीटा इंटू एस। देखिए दोनों का मतलब सेम है, एफ एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इंटू एस, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन आप दोनों को समझ दूसरे अलग अलग तरीके से सकते हैं। कैसे? जैसे बच्चों ये एफ इंटू एस कॉस थीटा, तो इसका मतलब हो गया फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा का मतलब बच्चों डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स, ठीक है। एस कॉस थीटा का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स, मतलब कुछ इस तरह से ये हो गया एस कॉस, ये एस कॉस थीटा। तो एफ इंटू एस कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया? फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो चीज को ऐसा आप समझ सकते हैं कि फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया समझने का कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। दूसरा तरीका बच्चों एफ कॉस थीटा इंटू एस, इसका मतलब क्या हो गया? देखिए एफ कॉस थीटा का मतलब हो गया ये वाला वेक्टर, ये एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इंटू component of force along displacement, ठीक है। तो बच्चों सवाल में जैसी जो जरूरत होगी इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, हालांकि दोनों का मतलब सेम ही है ना। या तो आप फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेके फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग लेके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का मीनिंग समझ में आ रहा है बच्चों? क्या है बोलिए। तो दोनों तरीके से आप वर्क डन को देख सकते हैं, ठीक है एक ही चीज, बस कहने और समझने का तरीका दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो कई बार ऐसा बनेगा बच्चों सवाल में कि आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लें और उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपको फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ताकि आप डिस्प्लेसमेंट से फोर्स के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। कुछ केसेस में सिंपल होगा कि फोर्स दिखेगा डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, आप सीधा सीधा थीटा की वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप एक नोट कर लीजिए, दोनों लैंग्वेजेस आप लिख लीजिए, फिर एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। बच्चों सवाल ले लो इस पे, एक हो गया हो, लिख लिया हो आप लोगों ने तो। ठीक। हम्म। ठीक ठीक, एक एक सवाल लेता हूँ बच्चों इसमें, तो थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लगेगा। बच्चों इस सवाल में सिचुएशन ऐसी है कि एक थ्रेड से एक ब्लॉक को अटैच कर दिया गया है, थ्रेड से जो है एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, और ये थ्रेड कनेक्टेड है पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ से कनेक्टेड है, वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। और ब्लॉक का मास बच्चों ये दिया हुआ है सवाल में 2 किलो है, और आपको जी की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो थ्रेड की लंबाई है वो 5 मीटर
दी हुई है और इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया बच्चों, यहाँ से रिलीज कर दिया गया है। तो जैसे आप रिलीज करेंगे बच्चों, ये ब्लॉक ऐसा सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे आएगा। ठीक है, कुछ ये सिचुएशन बनी कि लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे आएगा। मान लीजिए बच्चों मैं इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ और जहां से शुरुआत हो रही है उसको ए बोल देता हूँ। तो आपको इस सवाल में बताना है बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा एंड वर्क डन बाय टेंशन। तो जो किसी का भी आंसर आ जाए तो बता सकते हैं आप। ओके, और टेंशन का 100√2। ओके, टेंशन और टेंशन का भी बच्चों किसी का आ जाए और बताना चाहे तो बता सकते हो। टेंशन का भी सेम आएगा। थोड़ा सा बच्चों इसमें सोचना ये चाहिए आपको कि जैसे वर्क डन बाई ग्रेविटी। ओके बच्चों, थोड़ा सा वर्क डन बाई ग्रेविटी पे पहले चर्चा कर लेते हैं। ये बताओ बच्चों, जो ग्रेविटी है वो कांस्टेंट फोर्स है या लगातार चेंज होगा ग्रेविटी? कांस्टेंट फोर्स है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं ना बच्चों, mg लगेगा, वो डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, बोले ठीक है ना? तो mg जो होगा बच्चों वो 2 किलो और g की वैल्यू 10, तो 20 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, ना डायरेक्शन चेंज होगी ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन लिखा जाएगा वो हमेशा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस लिखा जाएगा। तो अब बच्चों इसके मैंने आपको दो फॉर्म बताए। एक तो फॉर्म आप ये यूज कर लो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, ठीक है, या दूसरा जो इसका फॉर्म मैंने बताया कि आप डिस्प्लेसमेंट लिख दो इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट लिख दो। ठीक है? दोनों में से कोई फॉर्म जो भी आपको सवाल में मदद करे, इन दोनों में से जो भी फॉर्म आपको सवाल में आंसर जल्दी दे दे आप उसका यूज कर लो। अब बच्चों यहां पे देखिए, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, ठीक है, तो अब इसमें देखो बच्चों, ग्रेविटी जो लग रही है ऑब्जेक्ट पे, हर मोमेंट पे ग्रेविटी नीचे की तरफ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, है ना, वो हमेशा नीचे की तरफ लग रही है बच्चों 2P। अब अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों, तो ये इनिशियल पोजीशन है ब्लॉक की और ये फाइनल पोजीशन है ब्लॉक की, तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों ये हो रहा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है। तो बच्चों हमें चाहिए होता है कि या तो आप एफ एस कॉस थीटा यूज कर लो, वो भी ठीक है, या फिर बच्चों आप फोर्स जो कि फिक्स है इस यहां पे, है ना, फोर्स जिसकी डायरेक्शन फिक्स है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बेटा यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट ये है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स देखोगे तो क्या बच्चों वो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, मैं इसको एस डैश बोल देता हूं, मानते हो बच्चों ये बात? देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट ये है, बट कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो तो ये होगा बच्चों, है ना, जो कि इस सवाल में देखिए ये 5 है, ये 5 है बच्चों, तो ये वाली हाइट भी 5 होगी, मानते हो आप? तो जो आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, तो ग्रेविटी बच्चों 20 है एंड कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स 5 है, तो बच्चों ये 100 जूल आ जाएगा, है ना? कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है। अब बच्चों
वर्क डन बाय टेंशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये वाला फॉर्म लगाना थोड़ा सा, मतलब आप चाहो तो लगा सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, बट आप इसको चाहो तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। देखिए, कंपोनेंट मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ये है, ये 5 है बच्चों, ये 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5√2 हो जाएगी। ठीक है, तो आप अगर आप ग्रेविटी का कंपोनेंट लोगे अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो वो 2g cos 45 होगी, क्योंकि बेटा ये साइड और ये साइड बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45, ये भी एंगल 45 होगा, है ना। तो जो जैसे ग्रेविटी इस तरह से लग रहा है 2g, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस तरह से है, इनके बीच का एंगल 45 हो जाएगा। तो आप चाहो तो ग्रेविटी का कंपोनेंट ले लो इधर, है ना, 2g cos 45 इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तब भी आपको सेम आंसर मिलेगा, 100 जूल। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको यहाँ से? ठीक है, तो आप जिस तरह से भी आप करना चाहोगे आपका आंसर 100 जूल आएगा। आप चाहो तो ऐसा कर लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट इंटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब बच्चों टेंशन की बात करते हैं, तो वर्क डन बाय टेंशन कोई आंसर बताना चाहे तो बता सकते हो बच्चों, वर्क डन बाय टेंशन कितना? अच्छा, एक चीज का आंसर दीजिए बच्चों, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो वेरिएबल फोर्स होगा या कांस्टेंट होगा? क्या लगता है आपको टेंशन के बारे में, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल होगा, वेरी गुड। क्यों वेरिएबल है बच्चे, लॉजिक क्या देंगे आप इसका कि वेरिएबल इस वजह से? सर वेरिएबल होने का कारण ये है, हर इंस्टेंट पे एंगल चेंज हो रहा है। जैसे बच्चों यहाँ पे है तो टेंशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा तो बेटा टेंशन ऐसे लगेगा, यहाँ पे नीचे पहुंच जाएगा तो टेंशन ऊपर लगेगा। तो हर इंस्टेंट पे टेंशन की डायरेक्शन बदल रही है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, टेंशन फोर्स है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज लगातार चेंज होगी तो उसको वेरिएबल की कैटेगरी में डाल देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो टेंशन होगा वो कांस्टेंट नहीं है बेटा, वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्कडन मैंने आपको नहीं बताया, फिर भी बच्चों यहाँ पे टेंशन के वर्कडन का आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ बच्चों। जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आ रहा है या ब्लॉक किसी भी सिचुएशन पे है, अगर आप एक चीज नोटिस करो बेटा, टेंशन इस तरह लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, टेंशन बच्चों इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फिर जब ये लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तब टेंशन इधर है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब कोई किसी को आइडिया लग पाया हो अब कितना वर्क डन होगा? 0। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हर इंस्टेंट पे, हर डिस्प्लेस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंशन के साथ 90 डिग्री पे है, तो हर मोमेंट में वर्क डन बाय टेंशन कितना है बच्चों? 0। तो वर्क डन बाय टेंशन इस केस में कितना आएगा? लॉजिक क्लियर हुआ है क्या बच्चों सबको? यस सर। अच्छा, एक चीज आप कॉमन समझ लीजिए, कोई भी सेंट्रीपेटल फोर्स हो उसका वर्क डन हमेशा 0 आएगा। कारण क्या है बच्चों, किसी भी सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 क्यों आएगा? क्योंकि वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। क्योंकि तुम लोग बच्चों पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, तो सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब तो शायद जानते ही होगे, मैंने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा है लेकिन आपको पता तो है, सेंट्रीपेटल ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लगे, और जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स आता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का वर्क डन हमेशा बच्चों 0 आएगा। जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, इस प्रोसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे कितना वर्क कर रहा होगा, तो आंसर क्या करोगे आप? 0। क्लियर है क्या बच्चों सबको? तो यहां पे आप लिखिए वर्क डन बाय टेंशन इज 0। क्या बेटा? अच्छा अच्छा, मैं डायग्राम थोड़ा अजीब सा हो गया, मैं समझा देता हूँ, आप लिख लीजिए फिर मैं फिर से समझा देता हूँ। बोलिए। मैं समझा देता हूँ फिर से, लिख लीजिए थोड़ा सा। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है 100 जूल लिख लीजिए, वर्क डन बाय टेंशन 0 लिख लीजिए, और उसका मैं वर्क डन बाय टेंशन में एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। हाँ हाँ, टेंशन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करेगा ना, टेंशन की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी हर मोमेंट पे। ठीक है, पहले टेंशन इस तरह से लग रहा है हॉरिजॉन्टल, फिर देखो यहाँ पे आते आते वर्टिकल हो गया, बीच में देखोगे तो टेंशन हर मोमेंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसलिए वेरिएबल फोर्स होगा ना। बट डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा उसका 90 डिग्री एंगल है। तो बच्चों आप वर्क डन टेंशन का जो है 0 लिखना,
उसके बाद एक नोट बना के पॉइंट लिख लेना कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। मैं समझ गया बेटा, मैं बताता हूं, एक मिनट दे दीजिए मुझे। आपको वो नहीं समझ में आया ना कि वर्क डन बाय ग्रेविटी 100 कैसे आया, राइट? हाँ हाँ, राइट। मैं बताता हूं आपको, है ना, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, मैं समझाता हूं आपको फिर से। लिख लिया बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स वाला स्टेटमेंट? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बच्चों, कई सारे बच्चों को इसमें डाउट है कि सर ये वर्क डन बाय ग्रेविटी 100 जूल कैसे आ गया, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को फिर से समझाता हूं। देखिए बच्चों, मैं क्या आपको बताया कि जो वर्क डन है ना, उसको आप दो तरीके से सोच सकते हो। एक तरीका तो ये है कि फोर्स इनटू कर दो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। एक तरीका तो ये हो गया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। आप पहले मुझे बताओ, आगे बढ़ने से पहले, क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स के आपको मतलब समझ में आते हैं कि क्या लिखा हुआ है? बोलिए, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, तो बच्चों ये एक्चुअल में ये एस कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो चीज लिखी हुई बेटा, ये एस कॉस थीटा लिखा हुआ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ये एफ कॉस थीटा लिखा हुआ। तो हर बार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिल तो आपको एफ एस कॉस थीटा ही रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का तरीका बदल गया। जैसे इस सवाल में अगर हम लोग बात करें तो ये मान लीजिए बच्चों थ्रेड है, ये पॉइंट ओ, यहाँ पे थ्रेड हिंज है और ये ब्लॉक है। आपने ब्लॉक को रिलीज करा, ऐसा ब्लॉक सर्कुलर मोशन करता हुआ, सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब मैंने आपसे पूछ दिया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके, या तो मैं पहला वाला यूज कर लूंगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो बेटा देखिए, फोर्स कितना है, 2g है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू मैंने रख दी 2g। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा, है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये था, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अगर आप लेना चाहें फोर्स के अलोंग, तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन देखिए ये है ना, फोर्स का डायरेक्शन ये है। अब डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग फोर्स की डायरेक्शन में, तो वो जो कंपोनेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट का अलोंग फोर्स की डायरेक्शन में, वो ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। तो बेटा ये 5 है, तो ये भी 5 होगा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, ठीक है। तो 2g इंटू 5 कर देंगे। अब समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? बोलो बच्चों, ये मुश्किल लग रहा है क्या ये? पक्का आया है ना समझ में? ठीक। अब दूसरा, अगर आप मान लीजिए कि दूसरे तरीके से जाना चाहते हैं बच्चों, देखिए है ये एफ एस कॉस थीटा ही, कुछ नई चीज नहीं है ना। अगर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, तो देखिए आपका बेटा एफ है, एस है, और दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है। आप वैल्यू रखिए, आपका सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो। लेकिन ये जो चीजें है ना, कि आपको विजुलाइज हो जाएगी फोर्स इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, उससे तुरंत थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आपको एंगल खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये नहीं देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, उनके बीच का एंगल कितना है, थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। तो मैं आपको एक देखने का दूसरा तरीका बता रहा हूं सवालों को। या तो आप ऐसा कर लो कि डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट, जैसे इस सवाल में मैं ये वाला तरीका नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इसके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहली चीज तो बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। देखिए ये 5 है और ये 5 है, तो डिस्प्लेसमेंट 5√2 हो जाएगा, ठीक है। और फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा 2g तो ये फोर्स है वर्टिकली, पर हमें चाहिए फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा आपको फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये 45 होगा। तो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2g cos 45। cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। देखिए √2 से √2 कैंसिल, फिर से आपका आंसर वही आ जाएगा। तो कहने का तरीका बच्चों अलग है, बाकी आंसर आपके हर एक केस, या तो आप सिंपल एफ एस कॉस थीटा से जाओ, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग या डिस्प्लेसमेंट, कोई जरूरत नहीं है, एफ एस कॉस थीटा। दूसरा तरीका थोड़ा सा सिंपल कर देगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, तो आप तुरंत थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे। या फिर ये तरीका है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स अलोंग एस, कुछ सवालों में आपको ये जल्दी आंसर देगा,
कुछ सवालों में आपको ये जल्दी आंसर देगा। जैसे इससे जल्दी आंसर आने के लिए मैं आपको अभी एग्जांपल कराता हूं, आप देखो कि ये ज्यादा जल्दी आंसर दे देगा। अब बात समझ में आई है बच्चों? आंसर तो सेम ही आएगा ना? हाँ हाँ, आंसर सेम आएगा तीनों से। वर्क डन बाय टेंशन हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो टेंशन होगा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा देखिए 90 डिग्री है, ठीक है? तो cos 90 0, तो हर इंस्टेंट पे वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। तो अगर हमेशा 0 है तो टोटल वर्क डन बाय टेंशन 0। तो इसलिए जनरलाइज कर लीजिए बच्चों कि जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा उसका वर्क डन 0 रहेगा। बच्चों बढ़ चलें अगले सवाल में। तुम लोग शांत हो गए बच्चों, क्या ये मुश्किल लग रहा है क्या तुम लोग को? बताओ ये सब। बोलो क्लियर है आप सबको ये? बहुत डर लग रहा है मुझे, अभी तो कांस्टेंट फोर्स है। चलिए एक और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो बच्चों एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है? एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए उसका मास कुछ ले लेते हैं हम लोग 5 किलो, क्या जी की वैल्यू लीजिए बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगल लीजिए 37 डिग्री। अब ये पार्टिकल को बच्चों रिलीज कर दिया जाता है और ये पार्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट इसका है मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है? इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है। अब मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो कितना होगा, और वर्क डन बाय नॉर्मल बता दो। ठीक? बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी अब तक आ जाना चाहिए आंसर सारे लोगों का। कैसे किया बच्चों आपने इसमें, इसको सवाल को कैसे किया आपने, कोई बताना चाहेगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लिया। देखिए बच्चों, हाँ फिर से दो तरीके हो सकते हैं। देखिए जो इस सवाल के लिए जो मैं तरीका सोचूंगा वो ये सोचूंगा कि देखिए mg नीचे की तरफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर मुझे पता है, तो ग्रेविटी का कंपोनेंट ले लें अगर डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग, है ना? तो इसमें बच्चों ये ऐसे सोचूंगा मैं, हाँ mg sin 37 हो, तो इसमें मैं ये सोचूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ f अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो कंपोनेंट ऑफ f अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इस सवाल में mg sin 37 हो, तो डिस्प्लेसमेंट 10 है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ f अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा mg sin 37। कोई डाउट बच्चों आप लोगों को पूछे? क्लियर है ना ये? तो m की वैल्यू आपको 5 है, g की वैल्यू 10, sin 37 हो गया 3/5, ये कैंसिल होगा बच्चों, 300 आएगा ना, 300 जूल आएगा बच्चों ना। और वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों? वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल बच्चों इस केस में 0 होगा, ठीक है ना? क्यों 0 क्यों बोल रहे हैं आप लोग वर्क डन बाय नॉर्मल? हाँ हाँ, नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ पे 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो तीन बच्चों हैं कि एफ एस कॉस थीटा यूज कर लो या कंपोनेंट ऑफ एफ अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ले लो। हाँ बोलिए। एंगल 90 हो गया किसका? इंक्लाइन प्लेन का? ये थीटा 37 से 90 कर दो। हाँ तो फिर सीधे सीधे ग्रेविटी लगने लगेगी ना, तो फिर mg जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका mg से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? अगर आप 90 डिग्री ले जाओगे तो उसका मतलब पूरा ग्रेविटी लगने लगेगा, है ना? ठीक है, तो ग्रेविटी इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? कहाँ पे जीरो कर दिया था बेटा? हाँ देखो तुम लोग कहाँ किस सवाल में मैंने जीरो कर दिया था? ये वाले में? कौन से वाले में जीरो? बहुत पीछे था। कहाँ? यहाँ पे?
ये वाला वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे 0 किया है मैंने। हाँ, तो देखो ना बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा था। हाँ, बोलिए। देखो तुम लोग डाउट पूछना अलाउड है, लेकिन कुछ डाउट्स में जो है, कुछ डाउट्स संविधान के खिलाफ होते हैं। है तो क्या बेटा, एफ एस कॉस थीटा से करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देखिए 10 मीटर आपका है इधर, हाँ 10 मीटर, और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है, 2 5G, ठीक है। और ये देखिए ये वाला एंगल आपको 37 डिग्री गिवन है, तो ये 37 और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना बचेगा, 53 डिग्री। तो अगर आप एफ एस कॉस थीटा लगाना चाहते हैं तो एफ एस कॉस 53 लगाएंगे, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका आंसर। ओके, लगाएंगे आप 300 मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो अभी तक मैंने जितने भी आपको केसेस पढ़ाए बच्चों, उन सारे केसेस में अगर आप देखेंगे तो जो फोर्स था वो कांस्टेंट था, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स के जितने भी सवाल पॉसिबल थे, जो पॉसिबल सिनेरियोस थे, लगभग लगभग मैंने डिस्कशन। कुछ पॉइंट्स बच्चों आपके साथ मैं डिस्कशन करता हूं वर्क से रिलेटेड, उन पॉइंट्स को एक बार आप समझिए, है ना। थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, कभी कभार पूछे जा सकते हैं आपसे, तो एक एक करके डिस्कशन। पहला पॉइंट, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो टर्म लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और समथिंग लाइक। देखिए बच्चों एक चीज समझिए, वर्क डन होने के लिए ना दो चीजें हैं, तो फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट होने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंटरवल देना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाए, पोजीशन चेंज हो। जब पोजीशन चेंज होगा उसके लिए कुछ ना कुछ समय देना होगा, है ना। तो वर्क डन हमेशा एक इंटरवल के लिए आएगा। इंस्टेंटेनियस वर्क डन कुछ नहीं होता कि बताओ वर्क डन 10 सेकंड पे कितना होगा, नहीं। ऐसा होगा कि वर्क डन 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में कितना होगा, या 0 से लेकर 4 सेकंड के बीच में कितना होगा, या 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में कितना होगा। कभी भी आप इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखिए बच्चों इस चीज से डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए बच्चों 10 मीटर है, तो आप वर्क डन इसको 100 जूल बोल दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, जैसे जितना फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब वो डिस्प्लेसमेंट कितना जल्दी हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट कितना लेट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय का कोई रोल नहीं होता, सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब वो डिस्प्लेसमेंट कितना जल्दी हो जाए कितना लेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समय से इंडिपेंडेंट होता है वर्क डन। तो बच्चों मैं आपको एक नोट बना के लिखिए, थोड़ा सा ये 2 पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं, फिर आगे 2 पॉइंट्स और समझेंगे। नोट बना के लिखिए बच्चों, पहला पॉइंट, there is there is no there is no instantaneous work done. There is no instantaneous work done. There is no instantaneous work done, comma, it is always defined for it is always defined for time interval. It is always defined for time interval. There is no instantaneous work done, comma, always defined for time interval. दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, work done is independent of time. Work done is
independent of time. Work done is independent of time. There is no instantaneous work done. There is no instantaneous work done, comma. It is always defined for time interval. बच्चों ये दोनों पॉइंट्स का आपको मीनिंग समझ में आया है ना, कि वर्क डन के लिए बच्चों देखिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ ड्यूरेशन देना पड़ेगा, तब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कभी भी इंस्टेंट वर्क डन नहीं होता, हमेशा एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वर्क डन होता है। दूसरा पॉइंट कि टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे एफ एस कॉस थीटा, इसमें कोई टाइम का टर्म नहीं है। तो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये 10 मीटर कितनी जल्दी डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना देर में हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन हमेशा 100 जूल ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए जल्दी से। आज बहुत लो हो तुम लोग एनर्जी में, पता नहीं क्यों। खाना वाना खा के आए हो? अरे वाह, ठीक है। किसी को कुछ डाउट हो तो भैया पूछ लेना, ठीक है। अगला, when several forces act, work done by a force for a particular displacement is independent of other forces. क्या मतलब बच्चों, मैं इसका एक सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे बच्चों ये सवाल देखिए, इसमें हम लोगों ने हर एक फोर्स का वर्क डन निकाला, जैसे ग्रेविटी का निकाला, नॉर्मल का निकाला, फ्रिक्शन का निकाला, और जो एफ फोर्स लग रहा था एक्सटर्नल एजेंट का, उसका वर्क डन निकाला। अब देखिए बच्चों, जब हम ग्रेविटी का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम केवल ग्रेविटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स से नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो वर्क डन जब बाय ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल, वो इस चीज पे निर्भर नहीं करेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, या एक्सटर्नल एजेंट ने कितना फोर्स लगाया है, या नॉर्मल कितना लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जिस फोर्स का वर्क डन निकालेंगे, वो केवल उसी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच पे एंगल पे डिपेंड करेगा, बाकी दूसरे फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे आप फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन, या मान लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है, या नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कितना होगा। तो जिस फोर्स का आप वर्क डन निकालते हैं, वो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल, केवल इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो यही बच्चों बताना चाह रहे हैं आपको इस पॉइंट में, कि when several forces act, work done by a force for a particular displacement is independent of other forces. क्या बच्चों इस लाइन का मीनिंग आपको सबको समझ में आया? बोलिए एक बार। yes, sir. अगला पॉइंट देखिए, displacement depends on reference frame, so work done by a force is frame dependent. Work done by a force can be different in different reference frame. बच्चों इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए बच्चों कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, और बेटा वो ट्रक पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ ट्रक का प्लेटफॉर्म है, और ये कुछ इस तरह से सिनेरियो है, और ये ट्रक आपका आगे जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, कुछ फोर्स लगते हुए, या कुछ एक्सीलरेशन से, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ट्रक आगे जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों दो पर्सन हैं, एक पर्सन ग्राउंड पे है और एक पर्सन ट्रक पे है, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्राउंड वाले पर्सन से पूछूं कि भाई बताओ कि कितना इस ब्लॉक पे वर्क कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, तो जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा है बच्चों, देखिए वो क्या रिपोर्ट करेगा कि चूंकि ये ब्लॉक आगे जा रहा है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है, और इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो ब्लॉक है वो भी आगे की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन के कुछ ना कुछ बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मानते हो ये बात? जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो वो आंसर करेगा कि भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है ना सबको? लेकिन आप बच्चों अगर इससे पूछो, ये जो बी है ना, जो ट्रक पे खड़ा है ऑलरेडी, उससे अगर पूछो कि बताओ भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, तो ये बंदा कहेगा देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए मुझे फ्रिक्शन फोर्स तो चाहिए होगा, तो फ्रिक्शन तो लग रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस ब्लॉक का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आप बी वाले पर्सन से पूछेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 आएगा। बोलो मानते हो बच्चों? yes, क्योंकि इसके फ्रेम में ब्लॉक डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है।
तो ग्राउंड फ्रेम में वर्क डन कुछ आएगा, नॉन जीरो कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ट्रक के फ्रेम में बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। क्या ये वाले पॉइंट का स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आया है? मैं ये दोनों पॉइंट्स आपको निकलवाता हूं, लिखिए जरा। When multiple forces act, when multiple forces act, comma, when multiple forces act, comma, work done, work done of any force, work done of any force, work done of any force is work done of any force is work done of any force is independent of other forces. Work done of any force is independent of other forces. अगला पॉइंट लिखिए बच्चों। वर्क डन, अगला पॉइंट बोल रहा हूं बेटा। वर्क डन is work done is frame independent. Work done is frame independent. Sorry. हाँ, work done is frame dependent. I'm so sorry. Work done is frame dependent. बच्चों इंडिपेंडेंट बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वर्क डन इज फोर्स, सॉरी, वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फ्रेम डिपेंडेंट। जो क्लियर है ना, ये वाला जो मैं लास्ट वाला पॉइंट लिखवाया हूं सबको, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट पॉइंट देखिए, वर्क इज डन बाय एन एनर्जी सोर्स और एजेंट दैट अप्लाइज द फोर्स। तो जैसे बच्चों आपको ये बताना जरूरी होता है, कुछ सवालों में शायद आपको स्किप कर दे, जहां पे बाई डिफॉल्ट भाई एक ही फोर्स लग रहा है तो शायद ना बोले। बाकी अगर आपसे कोई वर्क डन कैलकुलेट करवा रहा है तो उसको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्क डन किस फोर्स का, या वो टोटल वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है। ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप वर्क डन किसका पूछ रहे हैं। वर्क डन बाई नॉर्मल अलग होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी अलग होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा। तो ये बताना बहुत जरूरी है। तो जब भी वर्क डन होता है बच्चों, तो उसका कोई ना कोई एजेंट होगा जो वर्क डन कर रहा होगा, या कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। एजेंट जैसे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स खींच रहा हो, टेंशन खींच रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, तो वर्क डन होने के लिए कोई ना कोई एजेंट होना जरूरी है जो फोर्स लगा रहा हो, ठीक है। तो बस यही इसका मीनिंग है। लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं। वर्क इज डन वर्क इज डन बाय एन एजेंट। वर्क इज डन बाय एन एजेंट
हु अप्लाइज फोर्स, वर्क इज डन बाय एन एजेंट हु अप्लाइज फोर्स, work is done by an work is done by an agent who applies force. चलिए बच्चों, तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि वो सारे केसेस कैलकुलेट किए हैं बच्चों जहां पे फोर्स जो था वो कांस्टेंट था। अब थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? जब फोर्स पोजीशन के साथ चेंज हो रहा हो, फोर्स एक्स और वाई एक्सिस दोनों में चेंज हो रहा हो, या फोर्स समय के साथ बदल रहा हो, हर एक केस के लिए हम लोग वर्क डन निकालना सीखेंगे। तो पहला केस बच्चों, आप हेडिंग डाल दीजिए थोड़ा सा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो बच्चों जब वेरिएबल फोर्स हो तो कैसे वर्क डन कैलकुलेट करना है एक बार देख लीजिए। तो जब भी बच्चों वेरिएबल फोर्स हो, भले ही वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा हो या समय के साथ चेंज हो रहा हो, आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी एस वेक्टर। तो ये होगा बच्चों, पिछले सवालों में जहां पे फोर्सेस कांस्टेंट होते थे, ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा, अभी आपको ये लिखना नहीं है बच्चों, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए बच्चों क्या होगा कि एफ बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो ये बन जाएगा वेक्टर एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये बन जाता था वेक्टर एफ डॉट एस। लेकिन बच्चों अगर वेरिएबल फोर्स है ना, तो फिर आपको इंटीग्रेशन की मदद से ही सॉल्व करना पड़ेगा सवालों को। ठीक है, मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद एक सवाल करेंगे इसी पे। जैसे मान लीजिए बच्चों एक फोर्स है जो कि कुछ पोजीशन का फंक्शन है, मान लीजिए मैं ले लेता हूं ऐसा 10 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और आपसे सवाल में पूछ दिया कि बताइए वर्क डन कितना होगा बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 10। तो बच्चों पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 10, और आपको वर्क डन बताना है इस फोर्स का कितना होगा। तो बच्चों आप लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर f डॉट ds वेक्टर। तो देखिए f वेक्टर बच्चों आपके पास गिवन है 10 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, ओके, तो f डॉट dx। अब बच्चों इसमें देखिए, क्योंकि x 0 से लेकर आप 10 तक ले जा रहे हैं, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है बच्चों वो अलोंग x एक्सिस ही है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस, है ना। फोर्स भी x एक्सिस पे ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x एक्सिस। तो इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बच्चों 0 है, तो f dx cos 0, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1। तो जो तुम्हारा टोटल वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx, या इस पूरी चीज को बच्चों आपको कुल मिला के इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देता हूँ 10x माइनस 2x² बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। और चूंकि आप ले जा रहे हो बच्चों 0 से लेकर 10 तक, तो 0 से 10 अपर लिमिट रख दोगे तो बच्चों बन जाएगा 100 माइनस x² का मतलब फिर से 100, और प्लस एक्स क्यूब का मतलब बच्चों 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये अपर लिमिट रखने के बाद आएगी बच्चों, लोअर लिमिट रखोगे तो सारे टर्म्स में x है, ठीक है, तो सब 0 बन जाएंगे, ये बन जाएगा तुम्हारा 1000 डिवाइडेड बाई 3 जूल। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो बच्चों पूछ लो। बाकी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हेडिंग डालिए, फॉर्मूला लिखिए, ये एग्जांपल नोट करिए, फिर मैं कुछ सवाल आपको कराता हूँ।
बच्चों अगर हाँ बच्चों अगर आपको सवाल में ना जैसे यहाँ पे 0 से 10 दे दिया है कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपने लिमिट 0 से 10 लगा दी है। अगर सवाल में आपको ऐसा बोल देता कि बताओ वर्क डन फ्रॉम 10 टू 0, मतलब उल्टा आ रहे होते कि 10 से 0 के लिए कितना वर्क डन होगा, तो फिर बच्चों आप इनिशियल लिमिट 10 लिखते, अपर लिमिट 0 लिखते। तो जहां से शुरुआत कर रहे हैं बच्चों वो लोअर लिमिट रहेगी, और जहां जा रहे हैं वो अपर लिमिट रहेगी। जैसे 0 से शुरुआत कर रहे हैं 10 तक जा रहे हैं तो 0 से 10। अगर ऐसा होता कि 20 से शुरुआत करते और 10 तक जाते तो लोअर लिमिट हो जाती 20, अपर लिमिट हो जाती 10। कुल मिला के जहां से शुरुआत कर रहे हैं वो लोअर लिमिट रहेगी और जहां तक जा रहे हैं वो अपर लिमिट रहेगी। बच्चों सवाल ले लो इस पे, बोलो। देखिए आसान सा है बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा। हाँ अब ये सवाल कर लीजिए फिर लगाता हूँ मैं। ओके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हाँ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आना चाहिए बच्चों, होल स्क्वायर नहीं आएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फोर्स जो है वो x के साथ चेंज हो रहा है, तो वर्क डन मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ f dx। तो देखिए बच्चों f 2x हो गया dx, लिमिट्स जहां से शुरुआत हो रही है और जहां तक जा रहा है, तो जहां शुरुआत हो रही है लोअर लिमिट, जहां तक जा रहा है अपर लिमिट। 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स लगा देंगे बच्चों x1 से x2, अपर लिमिट हो जाएगी x2 स्क्वायर, लोअर लिमिट हो जाएगी x1 स्क्वायर। तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इसका आंसर आएगा। कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठा दो बेटा, आसान सा सवाल था, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, हाँ जो बच्चे इसको नोट कर रहे थे जल्दी से कर लीजिए। एफ डी एक्स रहेगा बच्चों जब भी फोर्स वेरिएबल देखे आपको एफ डी एक्स लगाना है, और बस ध्यान रखना है कि जहां से शुरुआत हो रही है वो लोअर लिमिट रहे और जहां तक जा रहे हो वो अपर लिमिट रहे। एक और सवाल इसमें कर लीजिए, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखिए ओके 21 ओके ठीक। बच्चों अब इस सवाल में भी कुछ भी हम लोग को नया नहीं करना है, वर्क डन निकालना है। आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स लगा दीजिए। एफ की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस 0.5x डी एक्स, शुरुआत हो रही है 0 से और जाना है बच्चों 2 तक। ठीक है, तो 10 dx का इंटीग्रेशन करेंगे 10x हो जाएगा, और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, पहले से एक x 2 प्रेजेंट है तो x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेकर 2 तक। अपर लिमिट रखाएंगे बच्चों तो 20 प्लस 4 1 हो जाएगा, ठीक है, और लोअर लिमिट लगाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 21 जूल। कितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठा दीजिए बेटा। वेरी गुड। बच्चों कुछ तो अब अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर सवालों में फोर्स x के साथ चेंज हो रहा होगा तो आप कर लोगे ना सवाल, बस यही रहेगा स्टेटमेंट, कुछ और अलग आपसे नहीं कराएंगे। 0 से 1 1 से 3। एक और वेरिएशन देखिए बच्चों, कुछ सवालों में क्या होगा कि आपको फोर्स कुछ इस तरह से देगा कि फोर्स जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में चेंज हो रहा होगा। मतलब मान लीजिए कि x क्यूब आई कैप है और प्लस वाई स्क्वायर जे कैप है, ठीक है, x एक्सिस। हाँ हाँ बोलिए। तेज हो गया क्या? ये सब चाहिए अरे देख 5 साल, देखो भाई ये क्या है कि सवाल ये आसान है ना, वर्क डन कैलकुलेशन तुम लोग खट खट से कर रहे हो, चीजें चलती जा रही हैं। अगर तुम लोग स्ट्रगल कर रहे होते तो
अच्छा ये कल सीखना है क्या, तुम लोग बताओ, कल इसको पढ़ना है क्या, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस, लाइट पीछे करें, ओके। हाँ हाँ बोलिए। अरे ये वर्क डन कैलकुलेशन ये सब आसान है यार। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बताओ कॉपी करने, कौन सा पॉइंट आपका कॉपी करने के लिए रह गया। हाँ हाँ अरे सुनो, अभी तक देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक बच्चों चीजें थोड़ा सा, हाँ हाँ तुम लोग यार झगड़ा वगड़ा नहीं, हाँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक चीजें थोड़ा सा समझने में समय लगता है, तो थोड़ा सा आराम आराम, अब वर्क डन तो तुम लोग थोड़ा सा कर ही सकते हो ना, इजी है, नहीं कर पाओगे। हाँ थोड़ा, अब तो काफी समय से हम लोग स्लो स्लो चल रहे हैं, अब थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ना चाहिए, क्या बोलते हो। ठीक है, अम, चलिए मैं ये जो है मैं इसको आपको कल समझाऊंगा, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों में चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है, आप इसको कल से ही करते हैं हम लोग। डीपीपी नंबर 1 कर लीजिएगा बच्चों, वर्क डन की आप लोगों के साथ शेयर हो गई होगी, नहीं हो गई हुई होगी तो क्लास के अंत तक हो जाएगी शेयर। हाँ हाँ डीपीपी नंबर 6, एक सेकंड, डीपीपी कौन सा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बोलिए बेटा। इतने सारे लोग एक साथ पूछोगे तो फिर कैसे मैं बता पाऊंगा। जिसको डाउट नहीं हो जा सकते, हाँ जिसको डाउट नहीं वो जा सकते हैं बेटा, क्लास खत्म हो गई है। हाँ आप कौन सी सबसे पहली वाली स्लाइड, सबसे पहली वाली स्लाइड, हाँ ये बॉल वाला, हाँ 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 आपने बोला कि सेकंड केस में तब चेंज होगा, हाँ हाँ बॉल जब बाउंस बैक होगी, देखो आप ऐसा समझो, जब बॉल जस्ट कांटेक्ट में आई ना, स्टील वाली बॉल जस्ट कांटेक्ट वाली सिचुएशन ये है ना, बोलो जस्ट कांटेक्ट, ठीक है। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो बॉल यहां से लेकर यहां तक का सफर तय करेगी, डिफॉर्म करने के लिए, है ना, पहले स्ट्रेट रहेगी बॉल, दीवार जो है स्ट्रेट रहेगी, फिर दीवार ऐसे थोड़ा सा बेंड होगी, फिर दीवार वापस आएगी और बॉल पीछे जाएगी, यही तो होगा ना। तो अब देखो पार्टिकल की पोजीशन ये है बेटा, है ना, शुरुआत में जब बॉल जस्ट टच कर रही है, नॉर्मल लगना शुरू हुआ बॉल पे, ठीक है। अब नॉर्मल लगते जा रहा है और ये पोजीशन देखो, यहां से थोड़ी देर बाद पोजीशन पॉइंट की यहां होगी, फिर पोजीशन पॉइंट की यहां होगी, क्योंकि दीवार डिफॉर्म होगी ना ऐसे, तो पोजीशन देखो चेंज कर रहा है अपनी, जो पॉइंट है, बोलो। हाँ तो नॉर्मल लग रहा है और पोजीशन चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, इसलिए नेगेटिव वर्क डन होगा। ओके डीपीपी कौन सा, हाँ डीपीपी नंबर, हाँ बोलिए 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 बोलिए, जी बिल्कुल। एक्शन रिएक्शन पेयर बच्चे, वर्क जो तुम्हारा होगा ना, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं और डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं, तो जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए नेटवर्क डन जीरो। मतलब अगर आप जैसे आप देखो, ये नॉर्मल है ना, ये बॉल पे लग रहा है, ये वाला नॉर्मल दीवार पे लग रहा है, अब इन दोनों को बोलो कि मैं जोड़ूंगा, ठीक है, इन दोनों को बोल दो कि मैं जोड़ूंगा, तो इनका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलो कि ये हमेशा कैंसिल करते हैं क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट में लगते हैं, वो गलत हो जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, डायरेक्शन अलग होती है, लेकिन वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप बोल दो कि मैं इनको जोड़ना चाहता हूं, इनका रिजल्टेंट बता दो, तो जीरो आएगा। ओके बोलिए बेटा, बाय बच्चे। हाँ 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 हाँ। क्या निकालना है बेटा आपको उसका, मतलब कितना मैक्सिमम चेन में फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा ओके रुको एक सेकंड,
मैं आपको फ्रिक्शन निकालना उसका बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए चेन है कुछ इस तरह से, तो आप मान लो कि यहाँ से x लेंथ की दूरी पे आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx लेंथ का, तो ये छोटा सा लेंथ हो गया इसका dx, इस पे नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर dn, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डी, ठीक है, dm इंटू जी लिख देता हूँ, dm इंटू जी, और इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा वो लग रहा होगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू डी एन, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल लग रहा होगा, ठीक है। अब म्यू और dn की वैल्यू हो जाएगी बेटा मास पर यूनिट लेंथ m/l, ठीक है, और इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो dx होगा, तो m/l इंटू डी एक्स इंटू जी, ठीक है, ये dn हो जाएगा, और इतना इस छोटे से एलिमेंट पर इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। टोटल फ्रिक्शन निकालना है तो जोड़ दो, ठीक है, तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स F हो जाएगा, और जो x की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर मान लो L/3 तक ये चेन हैंग हो रही है, तो ये वाली लेंथ 2L/3 हो जाएगी, तो 0 से लेकर 2L/3 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। बस यही होगा बच्चे। और परसेंटेज फ्रिक्शन, मुझे तो लगता है इसमें इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्क डन कैलकुलेशन के लिए हम लोग को थोड़ा सा ज़रूरत पड़ जाती। मेरे हिसाब से बच्चे ये आ जाएगा म्यू m/l और म्यू m/l इंटू जी और इंटू 12/3, सीधा सीधा आएगा, फिर आप परसेंटेज निकाल लेना बेटा। परसेंटेज में क्या पूछा था, ये थोड़ा सवाल मुझे अजीब सा लग रहा है कि परसेंटेज फ्रिक्शन पूछा था। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, मतलब कितना परसेंटेज हैंग करेगा ऐसा पूछ रहा है। तो देखो सवाल में ये पूछा गया है कि जैसे चेन है, अब मान लो तुम पूरा ऐसा बहुत ज्यादा पार्ट चेन का नीचे लटका दो तो क्या होगा, चेन गिर जाएगी ना खुद के वेट से, ठीक है। तो सवाल में आपसे ये पूछा गया है कितना पार्ट चेन का ऊपर रहे और कितना पार्ट चेन का नीचे रहे, ताकि ताकि चेन जो है वो नीचे ना गिरे, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि कुछ चेन का जो है एक्स हिस्सा वो नीचे रहे और L-x हिस्सा चेन का ऊपर रहे, तो जो चेन का हिस्सा नीचे रहेगा m/l इंटू एक्स इंटू जी, तो चेन का ये मास जो कि हैंग कर रहा है उसका वेट उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, और जो इसको रोकने वाला होगा वो ये इस चेन पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स रोकने वाला होगा। तो इस चेन पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू m/l इंटू L-x इंटू जी, ठीक है, इतना फ्रिक्शन चेन को रोकेगा। अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी x की वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर भी मैच करते हैं, मैच हो रहा है। म्यू की वैल्यू कितना दिया था बेटा, म्यू की वैल्यू कुछ दिया है टेबल का, 0.5 दिया है, तो 1/2 L-x, तो 2x बराबर L-x, तो 3x बराबर L, तो x बराबर L/3, तो बेटा L/3 हिस्सा उसका लटकना चाहिए और 2L/3 जो है टेबल पे रहना चाहिए, तो मतलब 33% लटकना चाहिए, 67% टेबल पे होना चाहिए, ठीक है। ये वाली इक्वेशन से हो जाएगा सॉल्व, है ना बेटा। आपको जो डीपीपी, अब तो बच्चे मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्लास है, कल कल ले लेंगे डीपीपी नंबर 6 बच्चों, कल डीपीपी नंबर 6 सॉल्व करके आइएगा, कंस्ट्रेंट मोशन की कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू।